हमारा देश हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत काम होता था तो उनके मसलों का हल गांव की पंचायत ही किया करती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान में संविधान लागू कर दिया गया, उसके बाद से हर व्यक्ति इसी संविधान को फॉलो करने लगा। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों के साथ कोई भी अगर समस्या होती है तो आज भी गांव के पंचायतें ही उनकी फैसला करती है। आज की कहानी में गांव के पंचायत एक ऐसा फैसला सुना देती है जिसके वजह से दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। काश कि उनके घर के परिजन पंचायत के फैसला न मानकर संविधान का सहारा लिया होता तो शायद वो दोनों आज इस दुनिया में जिंदा होते। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक जिला पड़ता है धौलपुर और इसी धौलपुर का एक थाना पड़ता है मनिया। मनिया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है मौजपुरा। बात कर रहा हूं मैं 18 दिसंबर 2022 की सुबह सुबह। एक व्यक्ति मौजपुरा के जंगल में जब लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है कि जंगल में दो डेड बॉडी पड़ा हुआ, जिसमें एक लड़का का है और एक लड़की की है। लड़का का उम्र लगभग 24 साल और लड़की की उम्र लगभग 22 वर्ष। व्यक्ति जैसे इस तरह की नजारा देखता है, वहां से भागते दौड़ते गांव में आता है और गांव में इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों को देता है। गांव वालों को जैसे ही जानकारी मिलता है, धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नजदीकी थाने में दे देता है। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि दोनों को गला दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस जब दोनों के कपड़ों की तलाशी लेती है तो आखिरकार लड़के की पॉकेट से एक आईडी कार्ड निकलता है जिसपे उसका नाम नरेश सिंह लिखा था, पिता का नाम हुकम सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के लालजीत गांव के रहने वाला है। लड़की के कपड़े से कुछ भी बरामद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका शिनाख्त नहीं हो पाता। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर अगले ही दिन पुलिस अपनी टीम के साथ नरेश के घर पे पहुंच जाती है। और पुलिस जब इस बात की सूचना नरेश के घर परिवार वालों को देती है तब घर में हाहाकार मच जाता है। हर व्यक्ति चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस जब उस लड़की की फोटो नरेश के पिता हुकम सिंह को दिखाता है और पूछती है कि क्या इस लड़की को आप पहचानते हैं, तो हुकम सिंह रोते हुए कहता है कि साहब, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गांव के रहने वाला गिरिराज कुशवाहा की बेटी है, भारती है। आखिरकार भारती की भी शिनाख्त हो जाता है। पुलिस जब उस फोटो को लेकर के भारती के घर पे जाती है तो उसके घर परिवार वालों को जब दिखाती है तो उन्हें भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि उनकी बच्ची इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में दोनों के घर परिजनों से जब पूछताछ करती है तो दो नरेश के पिता जो हुकम कहता है कि साहब, मेरा बेटा दिल्ली में अपनी बहन के पास रहता था, हमें नहीं पता कि वो दोनों वहां कैसे पहुंचे और उनकी हत्या किसने की है। आखिरकार पुलिस दोनों के घर के परिजनों की तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले ग्वालियर के हाईवे पे टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तो आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज में भारती और नरेश दिखाई देते हैं। ये दोनों एक 4 व्हीलर के पिछले सीट पे बैठे हैं। पुलिस जब उस फोटो को काफी नजदीकी से देखते हैं तो आखिरकार अगले सीट पे भी एक महिला और एक पुरुष दिखाई देते हैं। लेकिन पुलिस जब गौर से उन दोनों को देखती है तो मालूम चलता है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि भारती के ही माता पिता है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पे भारती के माता पिता को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उन दोनों से भारती और नरेश की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे अपने सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। गिरिराज कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश आगरा जिले के लालजीत गांव के रहने वाला है। गांव बहुत ही छोटा है जिसमें लगभग 500 लोगों की आबादी है, जिसमें मात्र 2 ही जाति समुदाय के लोग हैं। 4 घर ठाकुर की है, बाकी घर कुशवाहा जाति की है। गिरिराज कुशवाहा जिसके टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 3 बेटा। 2 बेटियों की शादी कर चुका है और तीसरी बेटी भारती। गिरिराज के ही गांव के रहने वाला हुकम सिंह जो कि ठाकुर जाति से समुदाय से है। हुकम सिंह के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 1 बेटी। चौथा नंबर का बेटा
नरेश। भारती अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करती है, उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन भारती और नरेश दोनों आस पड़ोस के होने की वजह से दोनों में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। नरेश और भारती के बीच में जब प्रेम प्रसंग चालू होता है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं चलता है और लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इस 1 साल में दोनों के प्यार का जब परवान चढ़ता है, एक दिन भारती नरेश से पूछती है कि क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करोगे ना। इसमें नरेश भारती को जवाब देता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इसके लिए जो कुछ भी हो जाए मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगा। भारती नरेश से कहती है कि ये शादी इतना आसान है क्योंकि हम दोनों की जाति अलग है। नरेश भारती को समझाते हुए कहता है कि अगर हमारे घर के परिजन इस शादी के खिलाफ होंगे तो हम घर छोड़ करके भाग जाएंगे। भारती भी कहीं ना कहीं नरेश के बातों पे यकीन कर जाती है, लेकिन आखिरकार ये बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती है। एक दिन भारती जब नरेश से फोन पर बातचीत कर रही थी, बातचीत के दौरान ही उसके पिता गिरिराज देख लेता है। गिरिराज को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का उसी के पड़ोस के रहने वाला नरेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, गिरिराज को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। गिरिराज अपने बच्ची के साथ सख्ती से पेश ही नहीं आता है, बल्कि उसके घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है और साथ ही साथ इस बात की शिकायत हुकम सिंह से जाकर के करता है। हुकम सिंह भी अपने बेटे नरेश से समझाते हुए कहता है कि जो तू कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। लेकिन नरेश को जैसे मालूम चलता है कि अब इस बात की जानकारी दोनों के घर परिजनों को मालूम चल चुका है, नरेश को एक मौका मिल जाता है। नरेश अपने पिता से कहता है कि मैं भारती से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन नरेश जैसे इस तरह की बातें अपने पिता से कहता है तो हुकम सिंह भी अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि यह शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। सबसे पहले कि हम दोनों की जाति बिरादरी अलग है और अगर तुमने जबरदस्ती कोई कदम उठाया तो इतना याद रखना कि हम लोगों का गांव में जीना दुभर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि मात्र 4 ही घर इस गांव में रहने वाले हैं। हुकम सिंह जैसे इस तरह की बातें नरेश से कहता है तो नरेश भी सोच में पड़ जाता है कि वाकई में अगर भारती को भगा करके ले जाता है तो उसके परिवार को ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। इसके बावजूद भी न तो नरेश पीछे हटता है और न ही भारती पीछे हटती है। देखते ही देखते इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वालों को जब मालूम चलता है तो गांव वाले तरह तरह की कानाफूसी करने लगते हैं। गांव वालों को कहना में होता है कि इन दोनों की वजह से गांव की काफी बेइज्जती हो रही है। आखिरकार गांव वाले मिल करके एक दिन पंचायत भी बैठाते हैं और इस पंचायत में भारती और नरेश को दोनों को बुलाया जाता है। पंचायत जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो पूरे पंचायत के सामने दोनों अपने प्यार के इकरार ही नहीं करते, बल्कि दोनों पंचायत के सामने भी कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना भी चाहते हैं। लेकिन नरेश और भारती जब अपने फैसला पंचायत के सामने रखते हैं, इस बात पे पंचायत एकदम से नाराज हो जाती है। पंचायत दोनों के घर के परिजनों को अपना फैसला सुनाती है कि नरेश और भारती को दोनों अपने अपने दूर किसी रिश्तेदार के पास भेज दें ताकि दोनों के बीच में दूरियां बन जाए। अगर इन दोनों ने शादी कर लिया तो इससे हमारे गांव की बदनामी ही नहीं होगी, बल्कि आने वाले हमारे नस्लें भी खराब हो जाएगी। आखिरकार पंचायत की यह फैसला हुकम सिंह मान लेता है और अपने बेटे को अपने बड़ी बेटी के पास दिल्ली भेज देता है। लेकिन गिरिराज अपनी बेटी को अपने पास ही रखता है। लेकिन जैसे ये खबर पूरे गांव वालों को मालूम चल जाता है, इस बात से गिरिराज एकदम से शर्मिंदा हो जाता है। गिरिराज को लगता है कि उसकी बेटी की वजह से वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। इस बात से गिरिराज इतना आहत होता है कि अपनी बच्ची को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन इस बारे में जब अपनी पत्नी और अपने बड़े दामाद शैलेंद्र से बातचीत करता है तो शैलेंद्र अपने ससुर को सुझाव देते हुए कहता है कि अगर हमने भारती को इस दुनिया से हटा दिया तो नरेश को जब भारती नहीं मिलेगी, नरेश पुलिस के पास पहुंच जाएगा और कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। शैलेंद्र अपने ससुर को सुझाव देते हुए कहता है कि भारती की वजह से हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक तो नहीं रह गए हैं। अगर हम भारती को इस दुनिया से हटा ही रहे हैं तो क्यों ना भारती के साथ साथ नरेश को भी इस दुनिया से हटा दिया जाए। आखिरकार शैलेंद्र की यह सुझाव गिरिराज को भी पसंद आ जाता है और फिर गिरिराज, उसकी पत्नी और दामाद शैलेंद्र ये तीनों मिल करके भारती और नरेश को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देते हैं। लेकिन नरेश को अपने पास में बुलाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए नरेश को अपने पास बुलाने के लिए भारती की माँ भी एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन अपनी बेटी भारती से कहती है
कि दरअसल हमसे भूल हो गई है, हमने तुम्हें पहचान ही नहीं सका। हमें लगता था कि शायद नरेश तुम्हें धोखा दे देगा, इसीलिए हम तुम्हारे शादी के खिलाफ थे। लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो चुका है कि नरेश तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब हम तुम्हारी शादी नरेश से करा देंगे। भारती की माँ जैसे इस तरह की बात भारती से कहती है, भारती को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। लेकिन माँ के होने की वजह से भारती अपनी माँ की बातों के यकीन कर जाती है। भारती के पिता गिरिराज इसी षड्यंत्र के तहत मार्केट में जाता है और जाकर शादी का एक जोड़ा खरीद करके लाता है और अपनी बेटी से कहता है कि नरेश को अपने पास बुलाओ और फिर हम सब के सब ग्वालियर चलते हैं और वहीं पे तुम्हारी किसी मंदिर में शादी करा देंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी गांव में करेंगे तो गांव वाले इस शादी के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जब नरेश के पास तुम फोन करना तो इतना ध्यान रखना कि नरेश से कहना कि इस शादी के बारे में अपने घर के परिजनों से न बताए, क्योंकि उसके घर परिवार वालों को भी अगर मालूम चलेगा तो हो सकता है कि वो लोग भी इस शादी के खिलाफ हो जाए। गिरिराज जैसे इस पूरी प्लान के बारे में भारती से बात करता है तो भारती भी नरेश से शादी करने के लिए इस कदर से अंधी हो जाती है कि तुरंत ही अपने पिता की बातों पर यकीन कर जाती है और फिर नरेश के पास फोन करती है और पूरे इस प्लान के बारे में बताती है। नरेश भी इस शादी को सुन करके इतना खुश होता है कि बिना अपने घर परिवार वाले को बताए ही 17 दिसंबर 2022 को शाम के वक्त प्रिंस के ढाबे पे पहुंच जाता है। वहां पे पहले से ही भारती के माता पिता और भारती एक 4 व्हीलर लेकर के खड़े होते हैं। जैसे ही वहां पे नरेश पहुंचता है, चारों गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी ग्वालियर के हाईवे पे रवाना हो जाती है। गाड़ी जब वहां से रवाना होती है तो गाड़ी के पिछले सीट पे भारती और नरेश बैठते हैं, अगले सीट पे उसके माता पिता बैठते हैं। पिछले सीट पे नरेश और भारती जब बैठते हैं तो अपने आने वाले अच्छे दिन के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन गाड़ी कब मौजपुरा के जंगल में पहुंच जाती है इन दोनों को नहीं मालूम चलता है। जैसे ही गाड़ी मौजपुरा के जंगल में पहुंचती है, सबके सब जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तभी उसी वक्त पीछे से ही बाइक पे सवार गिरिराज का बड़ा दामाद शैलेंद्र भी पहुंच जाता है। जैसे ही शैलेंद्र वहां पहुंचता है तो भारती और नरेश को समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है कि वो दोनों बुरी तरीका से फंस चुका है। भारती अपने पिता से कहती है कि अगर तुम्हें हम दोनों को मारना ही था तो इससे बेहतर था कि तुम हमें बचपन में ही मार देते। नरेश और भारती इन तीनों के सामने अपने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमें छोड़ दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे और दोबारा कभी वापस गांव में नहीं आएंगे। लेकिन तीनों के ऊपर शैतान इस कदर से सवार था कि भारती और नरेश की एक बात भी नहीं सुनी। आखिरकार इन तीनों मिलकर के भारती और नरेश की बारी बारी से गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से तीनों बड़े आराम से गाड़ी में बैठते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई अब नरेश और ये पत्नी ये पूरी कहानी पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस इन दोनों के तहरीर पे गिरिराज के बड़ा दामाद शैलेंद्र को भी अपने कस्टडी में ले करके आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ अपने कस्टडी में लेकर के इन तीनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है, इसका असलियत जब गांव वालों को पता चलता है तो किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि गिरिराज अपने ही बच्ची को अपने ही हाथों से हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।